हाँ तो स्टूडेंट्स वो हमने एग्जांपल नंबर 1 की थी। एग्जांपल नंबर 2 मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एफएफटी आपकी फरमाइश पे कि इसकी समझ आपको सही तरीके से आ सके। ठीक है, ऑर्डर इस दफ़ा लो है हमारे पास, देखें n इज़ इक्वल टू 8 है। तो वो कह रहा है परफॉर्म कीजिए फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑन एक्स ऑफ एन। ये इसके ऊपर हमने फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म यानी एफएफटी परफॉर्म करना है। तो देखें वो कह रहा है n इज़ इक्वल टू 8 है। अब आपको पता है n का फार्मूला हमारे पास क्या था, n इज़ इक्वल टू एल क्रॉस एम, यानी हमने इस नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो उस लिहाज से फिर हम क्या करते हैं बच्चों, देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 ज़रबे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 ज़रबे 2 हो सकता है। तो चलें 4 ज़रबे 2 के अकॉर्डिंग अगर इसको किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 4 ज़रबे 2, यानी L इज़ इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा और M इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है इसके बाद हमने इसको यानी कि ये 1D रो है यानी 1 डायमेंशनल है, इसको 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है बाय कॉलम वाइज फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको याद दिलानी चाहिए मुझे, कि आपको याद होगा हमें असल में एक्स ऑफ एन को अब कन्वर्ट कर देना है एक्स ऑफ एल एम में। एल और एम कैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमने एन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जैसे उसका बच्चों पीरियोडिक यानी कि पीरियड एन था ना, और इन यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल एम का हमारे पास फिर पीरियोडिक क्या होगा, स्मॉल एल स्मॉल एम, यानी इनके ये पीरियोडिक होंगे। अगर ये कैपिटल एन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया, तो वो भी दो हिस्सों में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा एन की जगह आ जाएगा एल कामा एम। अब हम इसका टेबल ड्रा करेंगे और इसको 2D बनाएंगे, और कॉलम वाइज का फार्मूला आपके सामने मैं लिख के रखने लगूँ यहाँ पे। ये कैले रफ अमल है ये जो अभी आपको लिख के देने लगूँ, कॉलम वाइज इज। तो कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें, इसके लिए फार्मूला ना भी ना आपके पास हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैं टच दे देता हूँ फार्मूले से, आपको याद रहो। इसका कॉलम वाइज फार्मूले के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है n इज़ इक्वल टू m कैपिटल L प्लस स्मॉल l, ये इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो इसका जैसा कि आर्डर हमें नज़र आ रहा है, L और साथ में m है हमारे। ठीक है, L हमारे पास बच्चों इस साइड पे होगा, m यहाँ ऊपर होगा, और ये ऐसे टेबल बनेगा। L का जैसा कि आप देख सकते हैं, एल कैपिटल एल की वैल्यू 4 है और स्मॉल एल की वैल्यू 2 है। अब मैं आपको मेन गेम समझाता हूँ। जो एन होता है ना बच्चों, एन, ये जो आपको एन नज़र आ रहा है, ये इज़ इक्वल टू के होता है, इज़ इक्वल टू इनकी लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, 0 1 2 3 सो ऑन, ये ऐसे चलती चलती कहाँ तक जाती है, n-1 तक। इसी तरह से क्या होगा जी, आपके स्मॉल एल की भी लिमिट ऐसे ही जाएगी, यानी 0 से लेकर l-1 तक जाएगी। तो देखें स्मॉल एल की लिमिट फिर कितनी बनेगी, 0 से l-1 यानी 0 से 3 तक बनती है। तो 0 1 2 और ये 3, इस तरह से आप नंबर ले लेंगे। और m की भी लिमिट फिर यानी ऐसे ही होगी। m की लिमिट, यार मैं ये सारा रफ अमल है इस वजह से आपको इस तरह से बता रहा हूँ, m की लिमिट फिर इस तरह से होगी, देखें 0 1 सो ऑन, लास्ट नंबर होगा m-1। तो देखें अगर इसमें पुट करके देखूँ m की मेरे पास क्या वैल्यू आई हुई है, 2 2-1 यानी ये 1 तक, ये सिर्फ 0 और 1 पुट करेगा, 0 और 1। तो ये आ गया 0 और ये आ गया 1। ठीक है जी, ये मेरा टेबल बनने वाला है। तो मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ निकाल के पुट करता जाऊंगा, ना कि इन्हें निकालने बैठ जाऊंगा, यानी कि आपको पहले एक दफ़ा लिख के दिखाऊं फिर यानी वो करूं। तो उसके लिए ना हम एक रफ साथ में रजिस्टर साथ में रख लेंगे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं हमारे पास। अब देखो बच्चों, सबसे पहले यानी इंडेक्स क्या बनेगा, आपको पता है यहाँ पे एक्स ऑफ एन लिखा जाना है। एक्स ऑफ एन यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स ऑफ एन क्या होगा, यानी कौन से इंडेक्स की वैल्यू होगी। तो देखें आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, एल की वैल्यू आपके पास 4 है, 4, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, 4 इंटू 0 0 प्लस एल की वैल्यू भी यहाँ पे 0। तो यानी आप इसके लिए अगर वैल्यू निकालते तो आप चेक कर लो, n इज़ इक्वल टू 0 आता है, यानी एक्स ऑफ 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स ऑफ 0। उसके बाद आप यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर चेक करते हो ना, ये कॉलम वाइज हम कर रहे हैं, तो कॉलम वाइज मैं आपको असल में बात बताता हूँ होता क्या। कॉलम वाइज ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, यानी ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर ये 7 तक जाएगा, क्योंकि अगर 8 है ना, तो ये देखो 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये, 2 इंडेक्स पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 11 पे सॉरी 4 के बाद 5 पे ये, फिर 6 पे ये, फिर 7 पे ये। तो ये सारे इंडेक्स जो है ना कॉलम वाइज इस तरह से, पहले आप एक कॉलम पूरा करोगे फिर दूसरा कॉलम पूरा करोगे, इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ज़रूरी नहीं आप इनको एक दफ़ा यानी ऐसे लिख के दिखाओ कि एक्स ऑफ 0 यहाँ पे बनता है, फिर एक्स ऑफ 1 यहाँ पे बनता है। जब आप फार्मूला ही कॉलम वाइज का इस्तेमाल कर रहे हो तो कॉलम वाइज ही डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, तो आप डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो। यानी यहाँ पे 2, पहले उनको कॉलम वाइज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, 5 7,
फिर यानी अगला यानी कॉलम स्टार्ट करो 11 13 17 19, जैसे आप एक अरेंजमेंट कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये है जैसे आप एक अरेंजमेंट कर रहे थे कि पहले एक लाइन को कॉलम वाइज भरा, फिर दूसरी को भरा, फिर तीसरी को भरेंगे, फिर चौथी को, इस तरह से होता है, ठीक है। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये दूसरे 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे। अभी आप देखें ये 11 चौथे इंडेक्स पे ना, यहाँ पे आप फार्मूला लगा के देख सकते हो। एल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, एम की वैल्यू 1 है। एल की वैल्यू यहाँ पे आप चेक कर लो, आपके पास यहाँ पे 4 ही निकलेगा एन की वैल्यू। ये देखें एन इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 1 है। 1 इंटू एल की वैल्यू जो कि आपके सामने 4 है, प्लस एल की वैल्यू जो कि आपके सामने 0 है। तो आप चेक कर लें एन इज इक्वल टू 4 आता है, यानी यहाँ पे एक्स ऑफ 4 की वैल्यू पुट होनी है जो कि 11 ही है। तो देखें सही आपने पुट किया, यानी फार्मूला लगा के पूरा एक दफ़ा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही आप कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये करने के बाद आपने अपना फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। ये तो आपका बेसिक स्टेप था ना। अब फर्स्ट स्टेप है कंप्यूट करना है आपने एम पॉइंट डी एफ टीज़ को। अगर आपको फार्मूले याद है तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कंप्यूट एम पॉइंट डी एफ टीज़, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, एम पॉइंट्स डी एफ टीज़। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या था बच्चों, ये फार्मूला था एफ इंटू एल कामा क्यू विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास सिग्मा, यानी एम की लिमिट पहले आती है इसमें, क्योंकि एम पॉइंट्स है तो एम की लिमिट होगी, एम इज़ इक्वल टू 0 से लेकर एम माइनस 1 तक। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास पुट होता है एक्स इंटू एल, ये एल कामा एम, ठीक है। और साथ में डब्ल्यू यहाँ पे आएगा कैपिटल एम। जब आपका एम पॉइंट्स इस तरह से, मैंने आपको बोला था याद रखना, एम पॉइंट्स डी एफ टी है तो यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, ठीक है। और स्मॉल एम भी ऊपर आएगा, और साथ में आपका ये क्यू आ जाएगा, ठीक है। जब आप मतलब दूसरा करोगे, देखो एल पॉइंट डी एफ टी कंप्यूट करोगे तो यहाँ पे कैपिटल एल होगा, यहाँ पे स्मॉल एल आ जाएगा क्यू की जगह, सॉरी क्यू की जगह नहीं, ये एम की जगह, एम की जगह स्मॉल एल आ जाएगा और क्यू क्यू ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। अब इस फार्मूले को हमने ऑपरेट करना है। पहले तो मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करके दिखाता हूँ ना आपको क्या आ रही हैं। देखें m इज़ इक्वल टू 0, और ये आपको पता ही है m की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 माइनस 1 करने से ऊपर यानी 1 आ जाएगा, 0 से 1 तक x l कामा m, ठीक है जी। और साथ में w, m की वैल्यू आपको पता है 2 है, यहाँ पे आप 2 लिख दें। और ये स्मॉल एम की वैल्यू फिक्स तो नहीं, फिक्स नहीं, क्या नाम है यार, ये चेंज होगी यानी कि सिग्मा की वजह से। उसके बाद ये जो क्यू इसके साथ लिखा हुआ है ये फिक्स होगा, इसकी भी यार अभी कोई गारंटी नहीं है। चलें यार जो भी होगा अब आगे देखा जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ऊपर रहने देते हैं। अब इसका भी टेबल बच्चों ड्रा किया जाएगा, सेम टेबल यानी इसी आर्डर का बनेगा। तो आप नीचे एक और टेबल ड्रा कर लें, या नीचे अगर आप जगह बचाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे हमने स्टेप करना है। तो यहीं ऊपर एक टेबल और ड्रा कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ करके, हाँ ठीक रहेगा बच्चों। आर्डर वही होगा, ये देखें आर्डर से मुराद मतलब उसी तरह का आप सेम टू सेम टेबल ड्रा करेंगे, बस फार्मूलाज और होंगे उनको फाइंड आउट करने के वेरिएबल्स को। ये देखें यहाँ पे आपने ले लेना अपना ये वाला वेरिएबल, यहाँ पे वो दो वेरिएबल्स आएंगे जो यहाँ पे आपके यानी आ रहे हैं, एल और क्यू आ रहा है, यानी पहले एल लिखा जाएगा और फिर साथ में से क्यू लिखा जाएगा। और जैसा कि आपको थ्योरम के अंदर मैंने बताया था कि जो एल होता है हमारे पास वो बराबर होता है हमारे पी के, यानी पी और एल की सेम लिमिट्स होती हैं। और उसके बाद जो अपना एम होता है ना वो क्यू के बराबर होता है, यानी एम और क्यू की लिमिट्स बराबर होती हैं, ठीक है। यानी एक लिहाज से ये दोनों एक जैसे हैं। तो देखें बच्चों जैसे कि आपको पता है m अगर q के बराबर है, इसका मतलब जितनी m की लिमिट्स थी यानी इसकी वैल्यू 0 से 1 तक जाती थी, तो q की भी इतनी ही वैल्यू होगी, 0 से 1 तक जाएंगी, ठीक है। ये बात समझिएगा, यानी एक लिहाज से यहाँ पे m ही लिखा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें q प्रेजेंट करना पड़ेगा। यह मैंने आपको थ्योरम समझाया हुआ है, जिन्होंने थ्योरम का लेक्चर नहीं लिया वो एक दफ़ा जाके ले लें। क्यू की लिमिट्स जो हैं वो एम के बराबर होती हैं और एल की लिमिट्स अपने पी के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही है क्यू की लिमिट्स कहाँ तक जाती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और एम माइनस 1 तक जाती है, और एम माइनस 1 हमारा 1 नहीं है, तो लिहाजा 0 से 1 तक जाएंगी। और एल आपको पता है 0 1 2 3 तक जाता है, ठीक है। अब आपके सामने है बच्चों सारी कहानी आपके सामने है, मुझे क्या मज़ीद इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसको अब सीधी सी बात है हमें करना होगा उसके ऊपर सॉल्व अपने रफ किसी रजिस्टर पर, ठीक है।
तो ये साथ में मैंने रखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए पहले हम ये वाली फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखें पहले मेरे पास एल की वैल्यू भी ज़ीरो है, क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो इसके ऊपर मैं अपना ये फार्मूला लिख के रखता हूँ। ये देखो बच्चों, मेरे पास फार्मूला ये है, एफ एल ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा एम इज़ इक्वल टू 0 से 1 तक था, ठीक है। और आगे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एल ऑफ क्यू, ठीक है। और एक्स एल ऑफ क्यू नहीं है, एल एक्स एल ऑफ एम है, एक्स एल ऑफ एम है, हाँ एक्स एल ऑफ एम है। और साथ आप देख सकते हैं W2 ठीक है। इसको यार ओपन करके रख लेते हैं ताकि आने वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्ट पुट की जाएँ। इस सिग्मा को अप्लाई कर देते हैं पहले, एक्स एल कामा एम है ना, तो एम की जगह एक दफ़ा ज़ीरो पुट होगा और साथ में आ जाएगा W2, यहाँ पे भी ज़ीरो पुट हुआ तो W2 ज़ीरो आ गया, ठीक है। प्लस फिर एक्स एल कामा फिर एम की दूसरी वैल्यू जो कि 1 है वो पुट होगी, 1 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास W2। यहाँ पे जब एम की जगह 1 पुट होगा तो सिंपल क्यू रह जाएगा, ठीक है। अब आप वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट कर सकते हो। देखो बच्चों, पहले नंबर पे हमारे पास एल की वैल्यू इस पॉइंट पे मैं अगर निकालना चाहता हूँ ना, एल की वैल्यू भी ज़ीरो है, क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो ये पुट कर दो। पहली वैल्यू निकालने जा रहा हूँ तो 0, एल भी ज़ीरो, क्यू भी ज़ीरो, ठीक है। उसके लिए निकाल रहे हैं तो देखो मेरे पास आ जाएगा एक्स एल की जगह 0 पुट हो गया, 0, और साथ में W2 ज़ीरो। बच्चे यहाँ पे जब ऊपर जब भी ज़ीरो होगा ना तो नीचे कोई भी नंबर लिखा हो ये हमेशा 1 आता है, तो ये 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 1 है आपका, इसको आप समझे है ही को नहीं यहाँ पे। तो इधर देखें आगे क्या है जी, एक्स एल की जगह 0 पुट हो गया, कामा 1। W2 क्यू की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो क्यू की वैल्यू अगर 0 है ये भी 1 नहीं आ जाना, यानी कि एक्स 0, एक्स की वैल्यू बच्चों देखो ये मेरे पास वो एक्स वाला टर्मिनल है, 0 यानी ये वाली वैल्यू की बात कर रहा है, वो 2 की बात कर रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगी एक्स 0 की जगह। और दूसरी वैल्यू आप देख सकते हैं लिखी हुई है एक्स 0 वो ये वाली वैल्यू पुट होगी 0 यानी क्योंकि ये एक्स का टेबल ड्रा हुआ है, एक्स एल कामा एम, ये वो वाला टेबल है। तो यहीं से वो वैल्यूज़ हमने लेनी है। पहली वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, और दूसरी वैल्यू प्लस एक्स 0 की वैल्यू आपने देख लिया कितनी 11, तो 2 + 11 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 13। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपने निकाल ली है, यहाँ पे 13 पुट हो जाएगा। मैं ये टोटल 8 बॉक्स हैं, इनमें से 4 की आपको वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद निकालनी है, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स की निकालता हूँ। देखें एल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्यू की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास एल 0 है, क्यू 1 है, एल 0 क्यू 1 हो गया, ठीक है जी। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो एक्स एल की जगह यानी 0 पुट हो जाएगा, 0, और बाहर आपको पता है 1 नहीं है, प्लस एक्स एल की जगह फिर से 0, 1, और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, क्यू की वैल्यू अब आपके सामने 1 है, तो 1 ऊपर आ गया। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 2 के बराबर है, 2 प्लस इसकी वैल्यू आपने देखा है वो पहले भी हमने पुट की थी जो कि 11 थी, लेकिन इस दफ़ा ये थोड़ा डिफरेंस लाने वाला है। W2 किसके बराबर होता है ये मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, W का होता क्या है असल में। बच्चों WN जो होता है ना हमारे पास, और ऊपर यहाँ पे NK असल में होता है, इसको अगर हम खोलते हैं तो ये हमारे पास बराबर होता है -J और 2 पाई साथ में अपने पास बटे में होता है N, ठीक है। ये वाला N ना यहाँ बटे में होता है, और होल की पावर ये जो ऊपर लिखी होती है वो यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 का और ऊपर 1 है, यानी N की वैल्यू 2 है, इस N की वैल्यू 2 है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, देखिए -J 2 पाई डिवाइडेड बाय N की वैल्यू 2 है मेरे पास, और इस NK को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 1 आया हुआ है, यानी कि बाहर 1 लिखने का फ़ायदा ही को नहीं है, 1 नहीं आना ना ऊपर। तो ये 2 से कट गया, e की पावर -J पाई आ रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ अकॉर्डिंग टू आयलर्स मेथड, तो आयलर्स मेथड कहता है ये बराबर होता है काज, यहाँ पे जो भी एंगल लिखा होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, फिर सेंटर में माइनस, इस माइनस की वजह से J साइन, यहाँ पे जो एंगल होता है फिर से आगे पुट होता है। तो साइन तो पाई के ऊपर 0 होता है, जबकि काज पाई के ऊपर मुझे देता है -1 इसका रिजल्ट आएगा, यानी ऐसे बीच में -1 लिखा आएगा, तो इसका यानी रिजल्ट -1 निकलता है। तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है 2 - 11, यानी कि मेरे पास आ रहा है 2 - 11 -9 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -9, ठीक है जी। अब अगला नंबर निकालता हूँ, ये वाला देखें, अब इसमें मेरे पास L1 हो गया है जबकि Q 0 हो गया, ठीक है। अब L1 है, Q 0 है, तो देखते हैं। तो इसी को इक्वेशन को मैं इस्तेमाल करूँगा, L मेरे पास अब 1 है, 1, 0 आ गया, और प्लस एक्स L, 1, यानी L की वैल्यू 1 तो 1, 1 आ गया, और साथ में W2
और क्यू की वैल्यू 0 है, तो ये आपको पता है 1 के बराबर होता है, मैंने बताया। तो ये डायरेक्ट यानी वैल्यूज़ ही पुट करनी है। 1,0 की वैल्यू देखो टेबल में, 1,0 की वैल्यू 3 है, जबकि 1,1 की वैल्यू 13 है। तो 3 + 13 वाला केस आ गया हुआ है, 3 + 13, क्योंकि 1,1 और 1,0 ये वही वैल्यूज़ हैं। 3 + 13, इसकी वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 3 थी, और इसका आपको मैंने बताया हुआ 1 आता है। तो 3 × 13 16 आ जाएगा, तो ये 16 आ गया, ठीक है जी। अब इसकी बात करूँ तो देखो दोनों वैल्यू 1 हो गई हैं, एल भी 1 हो गया, क्यू भी 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा F1,1। ये बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए अब मेरे पास आ जाएगा एल की जगह 1,0 + x, एल की जगह 1 तो 1,1 और W2 ऑफ यहाँ पे 1। आगे ही आपने निकाल के देखा कितना आता है -1। तो वैल्यूज़ आपके पास इसकी 3 है और इसकी आपने देखा टेबल में 13 है, और इसकी वैल्यू आपने पहले निकाली है फार्मूले के तहत, जो कि आपके पास -1 आई थी। यहाँ पे -1 छप जाएगा, तो ये आपके पास -10 आ रही है, तो ये आपके पास -10 आ गया, ठीक है जी। बाकी ये वैल्यूज़ आपने खुद निकालनी है, मैं आपको निकाल के इनके आंसर बताता हूँ, ठीक है जी, नहीं तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा टेबल आपके सामने ड्रा कर दिया, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है जी। ये सेकंड स्टेप के बाद हमारे पास आता है इसका नेक्स्ट स्टेप, यानी सॉरी फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप। मैं इसको फर्स्ट स्टेप गिन रहा हूँ ना असल में, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। असल में आपका एक्स ऑफ एल ऑफ एम मैं एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कभी समझने में। ये एक्स एल ऑफ एम आपने असल में मेंशन आउट किया हुआ है कॉलम वाइज तरतीब के साथ, ठीक है। हमेशा कॉलम वाइज ही लीजिए, एक पैटर्न ज़्यादा अच्छा रहता है अगर एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चलें। अब नेक्स्ट जो बच्चों यहाँ पे स्टेप होता है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है जी एल ऑफ क्यू को, ठीक है जी, जो कि आपके पास किसके बराबर होता है, डब्ल्यू, ठीक है। आपका यहाँ पे एफ एल ऑफ क्यू है ना, जो वही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपको हमारा फार्मूला याद होगा, हमारे पास इसके लिए फार्मूला था F × L, और साथ में इसके मल्टीप्लाई होता है WN, यहाँ पे बटे में होता है बच्चों N, यानी ओवरऑल M × L दोनों होता है, यानी 8 ही होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास होता था, वहाँ पे अगर M Q है ना, बस M रिप्लेस हो जाएगा L के साथ, इस तरह से समझिए। जैसे LQ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे M था तो यहाँ पे आपने MQ इस्तेमाल किया। अब M रिप्लेस हो गया यहाँ पे Q के साथ, तो इसका मतलब Q तो हम 2 लगा नहीं सकते, अब यही होगा LQ, यानी सेम टू सेम यही एज इट एज पेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका भी बच्चों अब जी का भी टेबल ही ड्रा होना है असल में यार, और कोई बात नहीं है। अब मैं क्या यार ज़्यादा गहराई में लेके जाऊँ। तो अब आपको पता ही है, अभी भी आपका एल और क्यू के बीच में ही बनेगा टेबल। एल यहाँ पे, क्यू यहाँ पे। क्यू की आपको पता है 2 ही नंबर हैं, 0 और 1 पुट होता है क्यू की जगह, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया। और एल के भी आप जानते हैं कितने हैं, 4 नंबर हैं, 0 1 2 3, ठीक है जी। ओके हो गया, ये आ गया। अब वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा नहीं है बच्चों, वैल्यूज़ सारी आपके पास ऊपर एफ एल ऑफ क्यू की वहीं पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, एल क्यू की वैल्यू जस्ट यहाँ पे आपने पुट करते जाना है, और इसको वेट के साथ जस्ट इसकी वैल्यू को प्रीवियस वाली को ज़रब दे के पुट करते जाना। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेट के ये जो W का फार्मूला है, इसके फार्मूले में जब भी ऊपर यहाँ पे 0 बनता है ना, बटे में यहाँ पे यानी जो भी नंबर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 0 बने तो ऊपर वाला नंबर यानी वो 1 के इक्वल आ जाता है हमेशा। यानी यहाँ पे अगर WN ऑफ 0 लिखा हुआ है, हमेशा आपके पास वो 1 नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पे, देखो अगर मैं LQ इस डिब्बे में वैल्यू पुट करता हूँ, L यहाँ पे 0 है, ठीक है। इस पॉइंट पे ज़रा गौर कीजिएगा, इस पॉइंट पे 0 है L मेरा। तो L की जगह जब यहाँ पे 0 पुट होगा ऊपर, तो 0 पुट हो जाने की वजह से मेरे पास ऊपर यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। Q भी बाय लक यहाँ पे 0 ही है, तो ये ओवरऑल ऊपर 0 बन जाएगा। WN ऑफ 0 आप फाइंड आउट करके देख सकते हो, आपको रिजल्ट 1 मिलता है। यानी कि यार एक दफ़ा मैं चलिए लिख के भी दिखा देता हूँ। इस पॉइंट के लिए आपके सामने देखें, एल भी 0 है, क्यू भी 0 है, तो ये आ जाएगा F0 व 0 WN ऑफ 0। तो ये देखें, क्योंकि आपके पास है WN LQ, तो यानी आपके पास आ जाएगा। एन की वैल्यू आपको पता है आपके पास 8 है, और LQ की वैल्यू चेंज होती रहनी है, तो ये ऊपर की यानी एक इनमें से नंबर एक भी 0 हो तब भी 0 आएगा, और अगर दोनों 0 हो तब भी हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊँ आपके सामने, देखें आपको पता फार्मूला e⁻j2 पाई ओवर n की जगह हमारे पास 8 है, और होल की पावर आपके सामने 0 है।
तो होल की पावर अगर ज़ीरो है तो किसी भी टर्म की पावर ज़ीरो आप जानते हैं वो वन के बराबर आ जाता है। तो ये आपके पास डब्ल्यू, ये आपके पास वन आना है। तो लिहाजा ये वन के बराबर आ जाएगा। जब ये वन के बराबर आ जाएगा तो बस एफ ज़ीरो की वैल्यू वन के साथ ज़रब खाएगी, जो कि 13 है। तो 13 को जब आप ज़ीरो व ज़ीरो से ज़रब दोगे तो 13 ही आ जाएगा। आगे देखो माइनस, यानी कि इस केस में जब मैं इस डब्बे में आता हूँ तब भी एल ज़ीरो रहता है। एल के ज़ीरो हो जाने की वजह से फिर क्या होगा बच्चों, देखो एल के ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे इस बॉक्स में मेरे पास वेट फिर भी यानी कि वही आएगा, वन ही देगा आंसर, क्योंकि एल ज़ीरो है तो एक टर्म ज़ीरो तब भी ऊपर ज़ीरो बन गया, फिर से इसका आंसर वन ही आएगा। और एफ इंटू यानी ज़ीरो व वन की वैल्यू आ जाएगी जो कि -9 है। -9 को वन से ज़रब दो, -9 ही आएगा, ठीक है। और इस केस में यानी कि जब तक जिस जहाँ पे एल या क्यू में से कोई एक टर्म ज़ीरो है ना तो वो नंबर एज इट एज पेस्ट होने हैं। यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी इन इन तीन बॉक्सेस में, इनमें चेंज नहीं होंगी, ये एज इट एज आ जाएंगे 16, 22, 26। अब आप पूछेंगे सर क्यों ये क्यों आ जाएंगी, क्योंकि देखो बच्चों एल की वैल्यू तो आ रही है, एल की वैल्यू तो 1 2 3 हो रही है, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो है। क्यू की जीरो हो जाने की वजह से ऊपर जीरो बनता रहेगा, वन आता रहेगा वो। लेकिन यहाँ पे अब मैं आ जाऊँ तो अब एल भी वन हो गया, क्यू भी वन हो गया, दोनों के वन हो जाने की वजह से ऊपर बन जाएगा वन, तो ये आ जाएगा W8 ऑफ वन। अब W8 ऑफ वन फाइंड आउट करके मुझे ज़रब देनी होगी, तो वो भी मैं करके देखता हूँ कितना आता है। ये देखें W8 ऑफ वन है ना, यानी ऊपर आ गया मेरे पास +1, यानी यहाँ पे 0 +1, यानी कि W8 ऑफ वन आ रहा है ना। मैं जैसा कि बता रहा हूँ, देखो दोनों की वैल्यू वन है, एल और क्यू की, तो ऊपर वन वन ज़रब खा के W8 ऑफ वन बन जाएगा। W8 ऑफ वन, ये मैं जस्ट आपको यानी कि नया स्टेप क्या ओपन करना है, यहीं पे वन ऐसे प्लस कर देता हूँ, यानी मेरे पास आ जाना e की पावर -j2π/8, ये चीज़ आ जानी है, क्योंकि उसकी पावर चाहे जो भी वन है तो वो एज इट एज ही आ जाएगा। अब देखो दो एक बार दो चार बार आठ, ये मेरे पास आ जाएगा। इसको अगर ओपन करता हूँ, cos π/4 और साथ में माइनस साइन और साथ में जे साइन π/4। π/4 जो होता है वो 1/√2 होता है, तो ये आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2j, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके साथ बच्चों देखो ये जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ ये अभी आपका सिर्फ W का आंसर आया, इसके साथ F वाली ज़रब नहीं हुई वैल्यू। F वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, 1 की वैल्यू जो कि -10 है। -10 ने इन दोनों के साथ ज़रब होना है, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ जब -10 ज़रब होगा तो ये आ जाएगा -10/√2, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर की मदद से यार इशारिये में भी लेके जा सकते हैं। देखें -10, ये मैं सारी आपके सामने लिखने लगूँ, कम्प्लेक्स है ना, पहले अपने कैलकुलेटर को कम्प्लेक्स मोड में ले जाएं, ठीक है। ये चला गया -10, अब मैं ब्रैकेट इस्तेमाल करने लगा हूँ, 1/√2, ठीक है, -1/√2, ठीक है जी। और साथ में अब लिखा हुआ है यहाँ पे जे की जगह, यानी जे मीन्स आयोटा, तो आयोटा ये ENG के साथ ऊपर होता है, मतलब इसको क्लिक करें तो आयोटा आ जाता होता है। तो अब ये देखें मुझे देगा किस फॉर्म में, इशारिये की फॉर्म में, -7.07 प्लस 7.07 आयोटा, ठीक है, जे यानी। तो ये आ रहा है मेरे पास -7.07 प्लस 7.07 जे, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। अब नीचे वाले बॉक्स पे चलते हैं। नीचे वाले बॉक्स पे देखो बच्चों, एल की वैल्यू 2 हो गई है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यानी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी W8 ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये देखें जब ये मेरे पास होगा, W मालूम करें, जस्ट प्रीवियस वाले नंबर से ज़रब दे दें, वही बात है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, यहाँ पे अगर बच्चों 2 आ जाएगा, दो एक बार दो चार आपके सामने यार, चले पुट भी कर देता हूँ, J2π/8 होगा, ये इसके बराबर है ना, क्योंकि ये मतलब कि 2π/n, n की वैल्यू मैंने पुट कर दी और होल के ऊपर ये पावर आएगी। तो दो एक बार दो चार बार 8, दो एक बार दो दो बार 4, और ये आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे cos 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे जब देखें cos π/2 पुट होगा वो 0 हो जाएगा, और sin π/2 पे 1 होता है, ये -1j देगा बच्चों, पहले ही मुझे पता चल गया, ये -1j देगा, ठीक है। ये -1j देगा, वो -1j जब इस -12 से ज़रब खाएगा तो +12j बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस वो जो -1j है वो आपका वेट है, उसने F2, 1 की वैल्यू से ज़रब खानी है। 2, 1 की वैल्यू थी -12, अब इसकी बारी आती है इस -12 की। अब देखो यहाँ पे L3 है, Q1 है, यानी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा W8 ऑफ 3। तो W8 ऑफ 3 मालूम कर लो, उसको -12 से ज़रब दे दो, यानी असल में आपके पास ये फॉर्म बन रही है, -12 साथ में W8, 3, ऐसे आपके पास नंबर आ रहे थे सारे। मैं अब जस्ट आपको ये मालूम करके देता था, साथ में नंबर ज़रब करवा देता था। अब देखो ये आपके पास क्या आएगा, -12 इंटू ई की पावर -j2π/8 होल की पावर है 3, तो 2 1 2 2 2 4 8, यानी 3π/4 आ रहा है। तो -12 इंटू cos 3π/4 -j sin
3π/4। ठीक है, इसको करके देखते हैं ये ओवरऑल क्या देता है। -12 इंटू cos 3π/4 माइनस j sin 3π/4। तो ले जी, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है -11.9 और +0.49, यानी इसको ये लिखा जा सकता है -11.9 + 0.5j। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया, आपका सेकंड स्टेप डन होता है। अब लास्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं कंप्यूट L पॉइंट DFTs। ये हमारा थर्ड स्टेप होता है और इसके बाद हमें आंसर मिल जाता होता है कंप्यूट L पॉइंट DFTs। इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा क्या होता है, मैं आपको करके यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन चलें यार, आपने समझना तो है ही है। अब आपके पास डायरेक्ट XP(Q) निकलने वाला है। तो देखो बच्चों, आपका ये वाला स्टेप जी आने वाला, लेकिन पहले अब यानी कि L पॉइंट है ना, तो L की लिमिट आ जाएगी, ठीक है, 0। L-1 ऊपर आएगा ना यहाँ पे, तो L-1 ऊपर आएगा, L-1 जैसे वहाँ पे M-1 था। तो यार आप जानते हो L की वैल्यू 4 है, तो मैं डायरेक्ट यार नंबर लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे असल में आता ही है। चलें एक दफ़ा लिख देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट ही वो करके दिखा देता हूँ। आगे यहाँ पे आप पुट करोगे ये जी आएगा आपका, ठीक है, जी इंटू L, Q, ठीक है, और साथ में W तो आएगा, लेकिन अब आप कर रहे हो L के लिए, तो यहाँ पे L होगा जैसा कि मैंने बताया था। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास ऊपर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जैसे वहाँ पे बच्चों देखो, वहाँ पे आपके पास क्या था, M और Q थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वहाँ पे M का पॉइंट था, डेट्स वाई M आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब L का है तो L आएगा, ठीक है, एक तो L आ गया, ओके। उसके बाद आपने बच्चों को पता है क्या करना है, आपने ये चीज़ समझनी है यहाँ पे कि अभी तक हमने Q का इस्तेमाल किया है, हमने P का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पे P असल में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस तरह से समझ सकते हो कि L के करीब बच्चों आपके पास, आपने ये चीज़ याद रखनी है, L के करीब Q है या आपके लिए ये कैप्सूल ऑफ फार्मूला तो आएगा, लेकिन इसमें आप इस तरह से याद रख लें कि पहले M-Q तो आना ही आना है, ये तो आपको वैसे ही पता है। यहाँ पे M और Q आएगा, उसके बाद L-Q आ जाता है, ठीक है, यानी M रिप्लेस हो जाता है इस L की वजह से, Q जो M है अपना वो L से रिप्लेस हो जाता है। अब M भी इस्तेमाल हो गया, L भी इस्तेमाल हो गया, Q भी इस्तेमाल हो गया, तो पीछे क्या रह गया, L और Q रह गए। L-Q दोबारा आ रहा है, यानी कि L तो पहले इस्तेमाल हो चुका है, L इसलिए दोबारा आ रहा है क्योंकि उसकी लिमिट इस्तेमाल हो रही है सबमिशन की, ठीक है जी। और P इस वजह से आ रहा है, P को अभी तक बारी ही नहीं मिली, तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आपको पता है L-1 का आंसर 3 आता है, या आपने करके भी देखा हुआ है, क्योंकि L की लिमिट जाती है 4 तक, तो 4-1 यानी कि 3 आ जाएगा, 0 to 3। तो आप ये सारी पुट कर दें इसमें, देखें आपके पास क्या आ जाएगा। मैं वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करने लगूँ, आपके पास L की लिमिट आ रही है 0 से 3, तो 1 by 1 ये सारे पुट करते जाओ। यानी पहले नंबर पे आ गया, L की जगह 0 पुट हो गया, Q तो चले हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन पुट करना है, W L की जगह आपके पास पता है आपको कितना क्या पुट होना, 4 पुट होना है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर L की जगह हमारे पास क्या पुट हो जाएगा, L की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो ये W 4 व 0 आ जाएगा, प्लस आगे आप जानते हैं जी L की जगह 1 पुट होगा, तो ये आ जाएगा 1, Q, ठीक है जी। और साथ में आ जाएगा W, L की जगह तो 4 है कैपिटल L की जगह, लेकिन ऊपर L की जगह जब 1 पुट हुआ तो सिर्फ P रह गया, ठीक है। उसके बाद प्लस G 2, ठीक है, और आ जाएगा W 4। अब यहाँ पे L की जगह जब 2 पुट होगा तो 2P ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आएगा G 3, क्योंकि इसकी 3 तक ही जानी है लिमिट, तो ये आ जाएगा W यहाँ पे 4 3P, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने इसका लास्ट टेबल ड्रा करना है, जिसकी मदद से आपका वो फाइंड आउट हो जाएगा, और वो मैं यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ, ठीक है जी। अब आप जान पा रहे हैं कि किसके दरमियान यानी टेबल बनेगा, L और Q नहीं, इस दफ़ा P और Q होंगे। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इन दो नंबर्स को देख के बनाना होता है। L-Q था पहले चल रहा था, तो डेट्स वाई L-Q आता रहा। अब यहाँ पे P-Q आ चुका है, तो यहाँ पे इस साइड पे P आ जाएगा, इस साइड पे Q आ जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है P आपका L की लिमिट के बराबर होता है और Q आपका M की लिमिट के बराबर होता है। तो Q तो 0 1 ही आएगा, और P भी आपके पास वही नंबर आएंगे 0 1 2 3, ठीक है जी।
क्योंकि हमने इस साइड वाले नंबर्स देख के ड्रा करना होता है यहाँ पे टेबल को। तो अब आपके सामने ये मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ। ये बस आपके पास बच्चों आ गया आंसर आपका, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपकी कन्वर्जन हो गई, यानी कि आपने FFT ले लिया। अब सबसे पहले नंबर पे मैं ये वाले और ये फाइंड आउट करना चाहूँगा, क्योंकि इन तीन में मेरे ख्याल में मसला आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आपको करके दिखाता हूँ। ले आओ जी यार दूसरा रजिस्टर साथ में। हाँ जी, तो बच्चों देखो मेरे पास ये जो फार्मूला लिखा हुआ है XP(Q), आप देखें पहले नंबर पे ये यहाँ पे P की वैल्यू भी ज़ीरो तो Q की वैल्यू भी ज़ीरो। तो पहले ऊपर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर नीचे उसको ऑपरेट करते जाएंगे, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये आपके सामने मैंने उसका फार्मूला लिख दिया है। जब तक P आपका ज़ीरो रहेगा ना, ये वेट्स हमें तंग नहीं करेंगे, ये वेट्स की वैल्यूज़ पुट ही नहीं हो पाएंगे, यानी ये 1 के इक्वल पुट हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे P की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो 0 0 0 ऊपर बनता जाएगा और आपको पता है वो 1 के इक्वल है। तो डैट्स वाई ये जो आपकी फर्स्ट ये दो रोज़ के बॉक्सेस है ना, इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगी नंबर ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू दोनों केसेस में ज़ीरो होनी है, तो वो वेट सारे ख़त्म होते जाएंगे। तो देखें फिर उस लिहाज से हम निकालते हैं दोनों की वैल्यू। P और Q की ज़ीरो है पहले, ठीक है। पहले नंबर पे हमारे पास, ये मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, पहले नंबर पे दोनों ज़ीरो हैं, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। देखो ये मेरे पास आ जाएगा G 0 व 0। जी का जो मेरे पास बॉक्स है वो कहाँ पे ड्रा किया गया हुआ है, ये है साथ में ही है। तो G 0 व 0 पे देखें हम मुझे 13 वैल्यू मिली थी, ठीक है जी। तो ये 13 आ गया, प्लस ये 1 व 0 आएगा, तो 1 व 0 पे मुझे क्या वैल्यू मिली है, 1 ये 0 ये, यानी कि 16, प्लस उसके बाद G 2 व 0 आएगा, क्योंकि Q की वैल्यू तो 0 ही है, तो 2 व 0 ये 22 है, यानी कि इसमें 22 जमा हो जाएगा, प्लस आगे लास्ट में G 3 व Q आएगा, यानी कि 3 व 0 आएगा, जो कि 26 है। यानी ये सारे नंबर जमा होने और हमें ये वाले बॉक्स का नंबर मिलना है। तो इसको जमा करते हैं, 26 जमा 22 जमा 13 जमा 16, तो ये बच्चों आपके पास नंबर आता है 77, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया इस बॉक्स का 77। अब यहाँ पे देखें, इस बॉक्स की मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। इसके केस में भी मेरे पास क्या होगा, P 0 होगा। P के 0 होने की वजह से Q जस्ट इसको इफेक्ट करेगा, लेकिन P के 0 होने की वजह से ये वेट्स हमें तंग नहीं करेंगे। यानी अब हमारे पास है 0,1। अब देखें अभी भी P 0 है, तो P के 0 होने की वजह से यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी वेट की वैल्यूज़ की जगह 1 1 1 1 पुट होता जाएगा। और यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, G 0 व 1, ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू 1 है। G 1 व 1 प्लस G 2 व 1 प्लस G 3 व 1, ये सारी वैल्यूज़ जमा होनी है। तो ये 3 व 1 0 व 1 सारे आप देख सकते हो कौन से नंबर बनते हैं। 0 व 1 यानी ये वाला नंबर, 1 व 1 ये वाला नंबर, 2 व 1 ये वाला नंबर, 3 व 1 ये वाला नंबर। इन सब को आपने आपस में ऐड करना है। तो इन्हें मैं ऐड करके आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ जो हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है जी। तो लें जी, आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आता है, -27.97, ये रियल नंबर है, 0.97, और साथ में प्लस 19.57 जे, ठीक है जी। ये थोड़ा बाहर हो गया, चले कोई नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, आपकी P की वैल्यू स्टार्ट होने लगे। यहाँ पे अब P मेरे पास 1 हो गया, Q 0 हो गया। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब मेरे पास है 1,0, ठीक है। ये मैं आपको दो और बॉक्सेस फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं रफ अमल में, ठीक है। तो अब मेरे पास P की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास आएगा, देखो पहले नंबर पे Q की वैल्यू 0 है, तो 0,0 पहले नंबर पे, ये तो Q तो 0 हो गया ना, प्लस G यहाँ पे आ जाएगा 1,0, ठीक है, क्योंकि Q तो 0 है, लेकिन ये आ जाएगा W4 ऊपर 1, ठीक है, क्योंकि P 1 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा G 2,0, ठीक है, और साथ में आ जाएगा W4, यहाँ पे P की जगह जब 1 पुट होगा तो ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस G 3,0, और यहाँ पे भी 1 पुट हुआ तो ये भी आ जाएगा ऊपर 3। तो ये सारे आ गया मेरे पास। G 0,0 आपने आगे कहीं पुट किया, जी हमने बिल्कुल किया है, जो कि 13 था, 13 हमने पुट किया था। 13 जमा ये 16 पुट हुआ था, ये 1,0 16 होता है, ये आपके पास 22 है, ठीक है जी। मैं आपको पहले बता दूं, ये आपके पास 22 है, ये आपके पास ये वाला नंबर है 26, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ निकालो वेट्स की क्या आती हैं। W41 की मेरे पास क्या आएगा बच्चों, देखो इसको अगर मैं निकालता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा e⁻−j2π डिवाइडेड बाई, इसके नीचे 4 है, और होल की पावर 1 होगी, तो यानी होल की पावर 1 से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 1s are 2 2s are 4। ये π/2 आ रहा है, आपको पता है इसको कैसे हल करना है। मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी ये आएगा cos π/2। इस तरह से इसको आयलर्स मेथड से हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। आपको पता है साइन का आंसर ही π/2 में मिलता है, जो कि 1 होता है, ये 0 हो जाता है। -1j इससे मिल रहा है, -1j इसके साथ ज़रब खाएगा, ठीक है जी।
नेक्स्ट इसको चेक करूँ तो W4 और 2, यहाँ पे ऊपर 2 पुट हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार यानी पाई आ जाएगा, माइनस जे पाई कास पाई -1, इसका -1 आएगा। देखो बच्चों इतना स्पीड होना चाहिए, माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आपको एक एक सेकंड में पता चल पा रहा हो कि क्या क्या आएगा। फिर मेरे पास ये पाई/2 ही होगा, यहाँ पे 3 बनेगा, 3 पाई/2 आ रहा होगा, और 3 पाई/2 पे मेरे पास कास तो फिर भी ज़ीरो ही होना है। देखें इतना माइंड तेज़ होगा कि आप खुद कहोगे यार अच्छी बात है कि इतना माइंड तो तेज़ होना ही चाहिए। अब देखें मैं ऐसे कैलकुलेशन चुटकियों में कर रहा हूँ अपने माइंड के अंदर, ठीक है। अपने माइंड के अंदर इतनी कैलकुलेशन करो कि आपको देखने वाला भी कहे यार ये बंदा बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक करके बताता हूँ क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा आयोटा यानी कि जे। अब आप इसको करें तो -22 + 23 +13 7 और 2 -9 आ जाएगा पॉजिटिव नंबर, तो -9, और 26 में से जब 16 माइनस होगा 10 जे रह जाएगा। तो ये आपके पास आता है -9 + 10 जे, -9 + 10 जे, ठीक है जी। अब ये आपको मैं फाइंड आउट करके दिखाता हूँ नेक्स्ट, बाकी आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा निकाल के, क्योंकि आपने देखा तो है जितनी स्पीड है मेरी, जस्ट आपको प्रॉब्लम है। पी और क्यू की वैल्यू बच्चों आपको पता है 1 है, मेरे पास 1 1 है दोनों की। तो मेरे पास क्या आता जाएगा देखें, ये आ जाएगा 0,1, ठीक है। 0,1 यानी कि ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे है, कहाँ पे गई है वैल्यू यार, अच्छा जीरो का वो मैं आपको करके नहीं दिखा पाया। ये बच्चों असल में होना आपको पता क्या, 0,1 1,1 ये वाली सारी वैल्यूज़ पुट होती जानी है, ये जो आपके सामने है, ठीक है। वैल्यूज़ ये वाली सारी पुट होनी है, तो ये आपने पुट करनी है अब यहाँ पे। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 0,1 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों पी की वैल्यू हमारे पास 1 है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आगे आएगा जी 1,1 और साथ में आ जाएगा W4 और ऊपर पी की वैल्यू 1 है, प्लस जी 2,1 और साथ में आ जाएगा W4 और यहाँ पे 2 2 इंटू यानी पी की जगह 1 पुट हो गया, ठीक है। प्लस यानी ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यूज़ पुट होती जा रही हैं। अब मेरे पास क्यू असल में 1 हो गया हुआ है, बाकी और फ़र्क कोई नहीं आया, और W4 ये 3, ये आपने आगे भी सॉल्व किया, बस ये फर्स्ट नंबर चेंज हो रहे हैं। तो जी 0 ऑफ 1 मेरे पास कितना है, 0 ऑफ 1 ये मेरे पास -9 है, तो ये -9 आ गया, ठीक है। प्लस जी 1 व 1 मेरे पास कितना है, जी 1 व 1 ये मेरे पास नंबर है -7.07 + 7.07 जे, -7.07 + 7.07 जे, और ये आपने आगे भी निकाला है जो कि -1 जे आता है, यहाँ पे पुट हो गया, ठीक है। प्लस जी 2 ऑफ 1 आपके पास कितना है, 2 ऑफ 1 ये 2 और ये जी 2 ऑफ 1, ये मिस्टेकन तो नहीं पुट हो गया, नहीं 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 बच्चों मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, इंडेक्स से मार्क आ गया 2, और ये यहाँ ये 12 जे पुट होना है असल में, 12 जे यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये आपने आगे निकाला -1 आता है, प्लस J31 ये मेरे पास किसके बराबर है, -11.9 + 0.5 जे, -11.9 + 0.5 जे, और ये आपको पता है किसके बराबर आता है, जे के, ये वाला। अब इसको सॉल्व करें तो देखें क्या आएगा, -9 ये जब -j अंदर ज़रब होना शुरू होगा ना, तो ये बना देगा इसको +7.07 जे, ठीक है। और इसको ले जाएगा जे से मल्टीप्लाई होकर बनाएगा जे स्केयर आयोटा स्केयर जो कि -1 के बराबर होता है, और ये माइनस को खा जाएगा और ये प्लस में ही रहेगा, 0.7 ये नंबर आ जाएगा एज इट एज़। और उसके बाद ये आपके पास आ गया -12 जे, और ये जे जब अंदर ज़रब खाएगा ये पहले नंबर पे आ जाएगा -11.9 जे, और ये इसको कर देगा -0.5, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, ये आयोटा स्केयर है असल में। तो -9 + 7.07 आयोटा प्लस 7.07 -12 आयोटा -11.9 आयोटा -0.5। तो ये बच्चों मेरे पास नंबर आता है आपके लिए -2.43, यहीं पे लिखता हूँ। ये हम किसके लिए निकाल रहे थे यहाँ पे, हाँ जी, -2.43 -16.8 जे, ठीक है जी, ये आता है। अब बाकी के मैं ज़रा वीडियो को पॉज करके फाइंड आउट करना चाहूँगा, मुझे टाइम दीजिएगा। तो ले जी आपके सामने मैंने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है जी, और ये सारे इस बॉक्सेस में लिख दी गई हैं। अब यही आपका आंसर है, XP असल में आपने फाइंड आउट किया, और इसको आपने लिखना है वन फॉर्म में, यानी कि अब आप इसको लिखोगे इस तरह से, एक्स ऑफ जो आप फाइंड आउट करते हो, कैपिटल एक्स ऑफ एन तो नहीं लिखा जाता, उसकी बजाय हम लिखते होते हैं यहाँ पे यार एक्स ऑफ ओमेगा,
एक मिनट मुझे कंफर्म करने दीजिएगा ये चीज़। वो हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा या एक्स ऑफ एन आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उसको कर लिया एक डोमेन से दूसरी डोमेन में। एक्स ऑफ एन की फॉर्म में भी लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि पी और की क्यू को जब एक बनाओगे तो वो एन ही बन जाएगा दोबारा से। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो ऐसे ब्रैकेट लगाई, इन सबको बारी बारी कॉलम वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, कॉलम वाइज था तो उस लिहाज से आपने पता क्या करना है, जब आप कॉलम वाइज शुरू में लेते हो ना तो फिर आपको लास्ट में रो वाइज लिखने होते हैं आंसर। तो अब ये मैं क्या इनको लिखूंगा, आपने एज इट एज लिख देना है। देखें कैसे, पहले 77 लिखोगे रो वाइज, यानी पहले रो वाइज ऐसे दो नंबर, ये देखो पहले एक रो पूरी की, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, यानी पहले 77 फिर कामा ये वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर कामा ये वाली वैल्यू, फिर कामा ये वाली, फिर ये वाली, यानी एक रो ख़त्म करके दूसरी रो के ऊपर। अब जैसे कि ये देखें 77, ठीक है, कामा इनटू ब्रैकेट में लिखिएगा ये जो आपके नंबर है ना कम्प्लेक्स वाले, यानी आएगा -27.97 प्लस यार ये जो भी है सो ऑन, ओके। तो ऐसे ही आपने फिर आगे ये 9 -9 प्लस 10 जे, यानी एक रो ख़त्म करके फिर दूसरी रो पे रो वाइज अब करना है। पहले कॉलम वाइज ऐसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे इनपुट टाइम, और अब आउटपुट टाइम आपको ऐसे करने होंगे, ठीक है जी।